अभिमन्यु का वह वहशियाना और जबरदस्ती का स्पर्श तारा के लिए किसी खौफनाक सजा से कम नहीं था। उसके होठ तारा के होठों को बेरहमी से कुचल रहे थे और तारा की आंखों से बेबसी और नफरत के गम आंसू बहकर उसके गालों पर गिर रहे थे। ये कोई प्यार नहीं था, ये सिर्फ एक शैतान का अपने शिकार पर कब कब्जा जमाने का घिनौना तरीका था। मार्बल के फर्श पर बिखरे कांच के हजारों टुकड़े उन दोनों के जिस्म में चुभ रहे थे। अभिमन्यु के लहूलुहान हाथों से लगातार गाढ़ा खून टपक कर तारा के चेहरे और गर्दन को भिगो रहा था। खून की वह कसेली और नमकीन महक तारा की सांसों में घुटने लगी थी। नीचे फर्श पर पड़े कांच के नुकीले टुकड़े तारा की पीठ में भी खरोंचे डाल रहे थे, लेकिन अभिमन्यु को अपने घुटनों और हाथों में चुभ रहे कांच के उन टुकड़ों का कोई एहसास ही नहीं था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ तारा की उस बगावत को कुचलने पर था। लेकिन वह भूल गया था कि तारा कोई कमज़ोर शिकार नहीं थी। वह मौत से नहीं डरी थी तो इस इंसान से कैसे हार मान लेती। तारा ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और अपने दांत अभिमन्यु के निचले होठ पर पूरी बेदर्दी से गड़ा दिए। उसने इतनी जोर से काटा कि अभिमन्यु के होठ की स्किन फट गई और खून का एक ताज़ा फव्वारा फूट पड़ा। आह! दर्द की एक हल्की सी गुर्राहट के साथ अभिमन्यु को झटके से पीछे हटना पड़ा। तारा ने उस एक सेकंड के मौके का फायदा उठाया और अपने दोनों हाथों में से अभिमन्यु के चौड़े सीने पर पूरी ताकत से धक्का मारा। अभिमन्यु का बैलेंस बिगड़ा और वह कांच के टुकड़ों पर पीछे की तरफ गिर पड़ा। तारा तुरंत अपनी जगह से उठी। उसकी सांसें किसी लोहार की धौंकने की तरह चल रही थी। उसका चेहरा अभिमन्यु के खून से सना हुआ था। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने होठों को इतनी जोर से पोंछा जैसे वह उसकी स्किन को ही खरोंच कर निकाल देना चाहती हो। उसकी आंखों में जो नफरत थी वह किसी भी ज्वालामुखी से ज्यादा खौफनाक थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तारा चीखी। उसकी आवाज़ टूटे हुए शीशे के अंदर आती तूफानी हवा को भी चीर रही थी। तुम मुझे एक जानवर लगते हो अभिमन्यु सिंह, एक घिनौने खूंखार जानवर। तुम्हें क्या लगा अपनी ताकत दिखाकर और जबरदस्ती करके तुम मुझे डरा लोगे या मैं तुम्हारे आगे पिघल जाऊंगी? तारा पीछे हटते हुए हाँफ रही थी। उसका पूरा शरीर खौफ, गुस्से और ठंड से काँप रहा था। मैं मर जाना पसंद करूंगी, अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करवाना पसंद करूंगी, लेकिन तुम जैसे साइको और गिरे हुए इंसान को अपनी परछाई भी छूने नहीं दूंगी। मुझे घिन आती है तुमसे, तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारे वजूद से। अभिमन्यु फर्श पर बैठा था। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसके होठ से खून बहकर उसकी ठुड्डी तक आ रहा था। उसके दोनों हाथ, वो हाथ जिनसे उसने तारा को हवा में लटकने से बचाया था, उसकी हालत रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। हथेलियों का मांस फट चुका था और उनमें शीशे के बड़े बड़े टुकड़े गहरे धंसे हुए थे। पूरा फर्श खून से लाल हो चुका था। अभिमन्यु ने धीरे से अपनी नजरें उठाई और तारा को देखा। वह खून से सनी हुई, बाल बिखरे हुए एक शेरनी की तरह उसे घूर रही थी। उस लड़की ने अभी अभी मौत को छुआ था, लेकिन उसकी आंखों में रत्ती भर भी खौफ या एहसास नहीं था कि अभिमन्यु ने उसकी जान बचाई है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ बेशुद्ध नफरत थी। अभिमन्यु को अब समझ में आ रहा था कि यह लड़की किसी भी कीमत पर उसके आगे झुकने वाली नहीं है। जबरदस्ती करने से ये और भी ज़्यादा आक्रामक हो जाएगी। अगर वह उसे पिंजरे में कैद करेगा तो वह पिंजरा तोड़कर खुद को ख़त्म कर लेगी, लेकिन उसकी गुलामी कभी स्वीकार नहीं करेगी। अभिमन्यु ने अपने लहरलुहान हाथों को ज़मीन पर टिकाया और बहुत ही दर्दनाक तरीके से उठ खड़ा हुआ। उसके जूतों के नीचे कांच के टुकड़े कड़कड़ाए। उसने अपने होठ से बहते खून को अपनी कलाई से पोंछा। उसकी आंखों की वो वहशियाना आग अब एक बेहद ठंडी, कैलकुलेटेड और खौफनाक शांति में बदल चुकी थी। तुम्हारी ये नफरत, अभिमन्यु की आवाज़ अब चीख नहीं रही थी। वह इतनी ठंडी थी कि तारा की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ये नफरत भी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है ना?
तुम मर सकती हो लेकिन हार नहीं मान सकती। अभिमन्यु चलते हुए बहुत ही पास आ गया, लेकिन इस बार उसने तारा को छुआ नहीं। वह बस तारा से 2 कदम दूर खड़ा रहा। उसके हाथों में लगातार टपकता खून फर्श पर टिप टिप गिर रहा था, जिसकी आवाज उस सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। तुम सही कह रही हो, अभिमन्यु ने अपनी गहरी डार्क आंखों से तारा को देखते हुए कहा। मैं एक घिनौना जानवर हूँ, और एक जानवर अपना शिकार कभी आसानी से नहीं छोड़ता। तुमने आज मुझे खून के आंसू रुलाने की कोशिश की है। तुमने मुझे मेरी औकात दिखाने की कोशिश की है। उसने अपने फटे हुए होठों हाथों को देखा और फिर तारा की तरफ एक खौफनाक मुस्कान फेंकी। मैं अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अभिमन्यु ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। मैं तुम्हारे जिस्म पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी इस नफरत को, तुम्हारे इस गुरूर को ऐसे तोड़ूंगा कि तुम खुद अपने पैरों पर चलकर मेरे पास आओगी। मैं तुम्हारे अंदर की इस आग को पानी नहीं बल्कि तेजाब से बुझाऊंगा। तुम जानती नहीं हो कि तुमने आज किस शैतान के अंदर के असली राक्षस को जगा दिया है। तारा ने अपनी मुट्ठियां कस ली। मैं किसी चीज से नहीं डरती। तुम जो करना है कर लो, मुझे पता है तुम नहीं डरती। अभिमन्यु पीछे पलटा। लेकिन इंसान सबसे ज्यादा तब टूटता है जब उसे एहसास होता है कि उसकी वजह से कोई बेगुनाह पिस रहा है। तारा की धड़कनें अचानक से तेज हो गई। क्या मतलब है तुम्हारा? अभिमन्यु ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने लहूलुहान हाथों से अपनी पैंट की जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर खून लग गया था, लेकिन उसके अंदाजे से एक नंबर डायल किया। सिक्योरिटी, अभिमन्यु की आवाज में मौत का फरमान था। मेरे पेंट हाउस में एक डॉक्टर भेजो अभी। और सुनो, उस गांव के सरपंच के दोस्त की जो बेटी है, क्या नाम था उसका? हाँ, चुटकी। उसे और उसके परिवार को सुबह एक पुलिस स्टेशन में बंद करवाओ। उन पर चोरी और धोखाधड़ी का केस डालो। जब तक मारना, तब तक वो अपना जुर्म कबूल ना कर ले। तारा की आंखें फटी की फटी रह गई। चुटकी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। वह एक बहुत ही गरीब और सीधी सादी लड़की थी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तारा पागलों की तरह आगे बढ़ी, लेकिन अभिमन्यु ने नजदीक जाने से पहले ही रुक गई। उनकी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। अभिमन्यु ने फोन कट किया और अपनी पैंट की जेब में वापस डाल दिया। उसने तारा को एक बेहद जहरीली और ठंडी नजर से देखा। मेरी लड़ाई अब किसी एक इंसान से नहीं है, अभिमन्यु ने कहा। तुम्हारी हर बगावत की कीमत अब वो लोग चुकाएंगे जिनसे तुम जुड़ी हो। तुम मुझसे नफरत करती हो ना, तो करो, लेकिन तुम्हारी इस नफरत का अंजाम अब तुम्हारे आसपास के बेगुनाह लोग भुगतेंगे, और तुम यहाँ इस पेंट हाउस में बैठकर सिर्फ तड़पोगी। उसने जमीन पर बिखरे कांच को लात मारी और भारी कदमों से कमरे के बाहर निकलने लगा। अभिमन्यु, तुम एक कायर हो, तारा उसके पीछे चीखी। अभिमन्यु दरवाजे पर रुका। उसने मुड़कर नहीं देखा। मैं शैतान हूँ, अभिमन्यु की खुरदरी आवाज गूंजी। और शैतान कभी न्याय नहीं करता, वो सिर्फ तबाही मचाता है। दरवाजा खुला और अभिमन्यु बाहर निकल गया। बाहर से लॉक लगने की भारी आवाज आई। तारा उसी टूटे हुए शीशे और खून से सने फर्श के बीच अकेली खड़ी रह गई। हवा तेजी से अंदर आ रही थी। वही दरवाजा बंद होते ही अभिमन्यु के चेहरे से वह शैतानी और खौफनाक नकाब एक झटके में उतर गया। उसने अपनी पैंट की जेब से अपना खून से सना हुआ फोन बाहर निकाला। फोन की स्क्रीन बिल्कुल काली थी। उसने कोई नंबर डायल नहीं किया था, ना पुलिस को, ना अपने सिक्योरिटी को। अभिमन्यु सिंह क्रूर था, अड़ियल था, लेकिन वह इतना नीच नहीं था कि एक लड़की को झुकाने के लिए किसी बेगुनाह गरीब परिवार या उसके दोस्त को झूठे केस में फंसाए। उसका वह खौफनाक ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ब्लफ था। वह बस तारा की आंखों में वह खौफ देखना चाहता था जो उसे मौत से भी नहीं लगा था। वह तारा के गुरूर को अंदर से हिलाना चाहता था, लेकिन इस छलावे की कीमत उसके अपने शरीर को चुकानी पड़ रही थी। तारा को मौत के मुंह से खींचने के लिए उसने जिस तरह टूटे हुए शीशे पर छलांग लगाई थी, उसके हथेलियों का मांस सचमुच बुरी तरह फट चुका था। एड्रेनालाइन और गुस्से के नशे में उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब
जैसे ही वह उस कमरे से बाहर आया, उसके शरीर का पूरा सिस्टम जवाब देने लगा। अत्यधिक खून बह जाने की वजह से अभिमन्यु के दिमाग में अचानक एक भयानक सुनपन छा गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने खुद को संभालने के लिए दीवार का सहारा लेना चाहा, लेकिन उसके लहूलुहान हाथ दीवार पर टिक नहीं पाए। खून से सने हाथ दीवार पर फिसल गए और एक लंबी लाल लाल लकीर छोड़ते हुए नीचे आ गए। अभिमन्यु के पैर लड़खड़ाए। शहर के उस खौफनाक किंग के घुटने जमीन पर टिक गए। उसने एक गहरी उखड़ी हुई सांस ली और अगले ही पल अभिमन्यु का भारी भरकम शरीर उस सुनसान और शांत कॉरिडोर के ठंडे फर्श पर बेसुख होकर गिर पड़ा। अंदर कमरे में खड़ी तारा का दिल अभी भी खौफ और गुस्से से जोरों से धड़क रहा था। वह अभिमन्यु को गालियां दे रही थी कि तभी उसे बाहर से किसी भारी चीज के जमीन पर गिरने की जोरदार आवाज सुनाई दी। तारा की सांसें एक पल के लिए अटक गई। अभिमन्यु! तारा के मुंह से अनजाने में ही निकला। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। वह बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि दरवाजा लॉक था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद बाहर से भागते हुए कदमों की तेज आवाजें आने लगी। बॉस, बॉस आगे खोलिए। बाहर खड़े गार्ड्स की घबराई हुई चीखें कॉरिडोर में गूंज उठी। जल्दी जल्दी डॉक्टर को कॉल करो, बॉस का बहुत खून बह गया है, इनका पल्स गिर रहा है। तारा दरवाजे से सटी खड़ी थी। बाहर की वो चीख पुकार सुनकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जो शैतान अभी कुछ मिनट पहले उसे बर्बाद करने की धमकियां दे रहा था, वह मौत के मुहाने पर खड़ा था। तारा के दिमाग में एक अजीब सी कशमकश शुरू हो गई। उसे इस इंसान से नफरत थी। वह इसकी मौत चाहती थी, लेकिन अभी कुछ पल पहले इसी इंसान के अपनी जान पर खेलकर उसे उस 70वीं मंजिल से नीचे गिरने से बचाया था। तारा वही दरवाजे के पास फर्श पर बैठ गई। बाहर कॉरिडोर में मेडिकल टीम और गार्ड्स की चीख पुकार मची हुई थी। जल्दी स्ट्रेचर लाओ, इनका खून नहीं रुक रहा है। ये सुनते ही अंदर कमरे में दरवाजे से सटी बैठी तारा के चेहरे पर अब कोई खौफ या घबराहट नहीं थी। उसके उलट उसके होठों पर एक बहुत ही ठंडी अजीब सी राहत भरी मुस्कान आ गई थी। मर रहा है, तारा ने मन ही मन सोचा। वो शैतान फाइनली मर रहा है। खत्म हो जाएगा ये सारा तमाशा, ये नफरत, ये घुटन, सब हमेशा के लिए खत्म। उसका दिल कह रहा था कि सही, यही सही है। जो इंसान दूसरों की जिंदगियां तबाह करता है, उसका अंजाम यही होना चाहिए। तभी हड़बड़ाहट में मेडिकल टीम अंदर घुसी और उन्होंने अभिमन्यु के पेंट हाउस का भारी दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। सभी का ध्यान उस लहूलुहान बड़े बॉस पर था। तारा की नज़रों ने इस मौके को तुरंत भांप लिया। बिना आवाज़ किए वो दबे पांव उठी। वो टूटे शीशे वाले कमरे से निकली और कॉरिडोर के उस हिस्से में आ गई जहां प्राइवेट एलिवेटर था। वो बस यहाँ से भागना चाहती थी, हमेशा के लिए इस नर्क से दूर। उसने एलिवेटर का बटन दबाया। ट्रिंग की आवाज़ के साथ लिफ्ट खुला, लेकिन तारा अंदर कदम रख पाती उससे पहले ही एक भारी हाथ ने लिफ्ट का दरवाज़ा रोक लिया। तारा झटके से पीछे हटी। सामने अभिमन्यु का सबसे वफादार राइट हैंड का चीफ सिक्योरिटी मैनेजर अमन खड़ा था। तारा की मुट्ठियां कस गई। उसे लगा अमन अब बंदूक निकालेगा या उसे घसीटकर वापस अंदर ले जाएगा, लेकिन अमन के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। उसकी आंखों में बस एक गहरी थकावट और लाचारी थी। भाग जाइए आप, आपको अब जाना चाहिए, अमन ने बहुत ही शांत और थकी हुई आवाज में कहा। तारा की आंखें हैरानी से चौड़ हो गई। क्या तुम्हें जाना है ना? चली जाओ, लिफ्ट चालू है, नीचे की सिक्योरिटी को मैं संभाल लूंगा। अमन ने लिफ्ट का रास्ता छोड़ दिया। तारा कुछ सेकंड तक भूत बनकर खड़ी रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उसके अंदर का वो गुरूर जागा। मुझे तुम्हारी किसी भीख की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी यहाँ से जा ही रही थी। तुम्हारा वो साइको बॉस अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। सजा? अमन ने एक कड़वी मुस्कान दी। उसने अपनी जेब से एक खून से सना हुआ फोन निकाला और तारा की तरफ बढ़ा दिया। ये बॉस का फोन है, इसकी कॉल हिस्ट्री चेक करो। तारा ने झिझकते हुए फोन लिया और स्क्रीन देखी। लास्ट डायल लॉग बॉक्स खाली था, कोई कॉल नहीं की गई थी।
ना पुलिस को ना सिक्योरिटी को। तारा का माथा ठनका, लेकिन उसने तो मेरे सामने नाटक किया था। अमन ने उसकी बात काटते हुए कहा, वो सिर्फ आपके दिमाग में खेल रहे थे। बॉस खूंखार जरूर है, वो दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ते, लेकिन वो इतने गिरे हुए नहीं है कि एक लड़की का ईगो तोड़ने के लिए किसी गरीब की बेटी को झूठे केस में फंसा दे। उनका उसूल है, जिससे दुश्मनी है सिर्फ उसी से लड़ते हैं। तारा के हाथ में वो फोन कांपने लगा। दिमाग में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। अमन ने एक कदम आगे बढ़ाया और तारा की आंखों में सीधे देखकर कहा, तुम जानती हो बॉस आज उस जमीन पर खून से लथपथ क्यों पड़े थे? क्योंकि जब तुम उस छल्ले से नीचे गिरने वाली थी तो उस आदमी ने कुछ नहीं सोचा। उस बुलेट प्रूफ शीशे के मोटे और नुकीले फ्रेम पर नंगे हाथों से छलांग लगा दी। डॉक्टर कह रहे हैं कि उनके हाथों की नसें और टेंडेंस इतनी बुरी तरह कट चुके हैं कि शायद वो जिंदगी में कभी ढंग से बंदूक या पेन भी ना पकड़ पाए। तारा की सांसें गले में अटक गई। वो लाल और भयानक रूप से कटे हुए हाथ उसकी हाथ आंखों के सामने घूमने लगे। तुम्हारी जान बचाने के लिए उस इंसान ने अपने ही हाथों को हमेशा के लिए बर्बाद कर लिया। अमन की आवाज़ भारी हो गई थी। जाना है तो शौक से जाओ, लेकिन याद रखना तुम एक उसूलों वाली लड़की हो ना, तो क्या तुम अपनी ज़िंदगी का ये कर्ज लेकर यहाँ से जा पाओगी? अगर तुम आज पीठ दिखाकर भागी तो तुम साबित कर दोगी कि तुम उस खूंखार शैतान से भी ज़्यादा कायर हो। अमन लिफ्ट से पीछे हट गया। रास्ता साफ है। तारा वहीं खड़ी रही। लिफ्ट के दरवाजे बंद होने लगे, लेकिन तारा अंदर नहीं गई। अमन की बातें उसके दिमाग में किसी हथौड़े की तरह बज रहे थे। वो उस शैतान से नफरत करती थी, उसकी मौत चाहती थी, लेकिन तारा का ज़मीन उसे गवाही नहीं दे रहा था कि जिस इंसान ने उसकी जान बचाने के लिए अपने हाथ कटवा दिए, वो उसे उस लहूलुहान हालत में छोड़कर एक भगोड़े की तरह भाग जाए। तारा का ईगो और उसके उसूल उसे रोक रहे थे। मैं कोई कायर नहीं हूँ जो पीठ दिखाकर भागे। मुझे इस इंसान से नफरत है और मैं ये नफरत उसकी आंखों में आंखें डालकर निभाऊंगी। मैं इसका कर्ज उतारूंगी और फिर इसे इसके ही गुरूर में जलाऊंगी। लिफ्ट नीचे चली गई। तारा ने एक गहरी सांस ली, फोन अमन के हाथ में रखा और वापस मुड़कर भारी कदमों से उसी पेंट हाउस की तरफ चल दी। 3 दिन बाद पेंट हाउस का मास्टर बेडरूम किसी हाई टेंट अस्पताल से के कमरे की में तब्दील हो चुका था। मशीनों की बीप बीप की आवाज़ें आ रही थी। अभिमन्यु ने धीरे धीरे अपनी भारी आंखें खोली। उसके पूरे शरीर में भयानक दर्द था, लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द उसके दोनों हाथों में था, जो कोहनी तक भारी सफ़ेद पट्टियों में बंधे हुए थे। वो उन्हें ज़रा सा भी हिला नहीं पा रहा था। अभिमन्यु को याद आया कि क्या हुआ था। तारा, उसका दिल खौफ से धड़का। उसने अपनी गर्दन घुमाई। कमरे में एक कोने में काउच पर तारा बैठी हुई थी। उसने एक सिंपल सा काला कुर्ता पहना था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना गुस्सा, ना नफरत, ना हमदर्दी। वो एकदम ठंडी और शांत थी। अभिमन्यु ने सूखे हुए होठों पर एक बहुत ही हल्की दर्द भरी मुस्कान आ गई। तुम गई नहीं? उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर और फटी हुई थी। तारा अपनी जगह से उठी। वो चलकर बेड के पास आई। उसने पानी का एक गिलास लिया, उसमें स्ट्रॉ डाला और बिना कोई शब्द कहे बहुत ही रोबोटिक तरीके से वो स्ट्रॉ अभिमन्यु के होठों के पास लगा दिया। अभिमन्यु ने पानी पिया। वो तारा की आंखों में देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि तारा अब उस पर चिल्लाएगी, उसे ताने मारेगी, लेकिन तारा ने गिलास वापस रखा और मुड़कर जाने लगी। तारा, अभिमन्यु ने उसे पुकारा। तारा वहीं रुकी, लेकिन पलटी नहीं। मैं तुम्हारे दोस्तों को, मुझे पता है तुमने पुलिस को कॉल नहीं किया था। तारा ने उसकी बात काट दी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी रोंगटे खड़े कर देने वाला शून्य था। अमन ने मुझे बता दिया था। अभिमन्यु खामोश रह गया। तारा पलटी। उसने अभिमन्यु के उन पट्टियों में बंधे हाथों को देखा और फिर उसकी आंखों में। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है मिस्टर सिंह। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए रुकी हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह कर्ज रखना पसंद नहीं है। तारा की आवाज़ इतनी ठंडी थी कि अभिमन्यु को लगा जैसे किसी ने उसे बर्फ की सील पर लिटा दिया हो। जब तक तुम्हारे ये हाथ ठीक नहीं हो जाते, मैं तुम्हारी असिस्टेंट और तुम्हारी नर्स बनकर यहाँ रहूँगी। मैं तुम्हारा हर काम करूँगी, लेकिन याद रखना
तारा थोड़ा आगे झुकी। उसकी आंखों में एक बर्फीली नफरत थी। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क महसूस नहीं करूंगी। मेरे लिए तुम सिर्फ एक ड्यूटी हो, एक जिंदा लाश हो। तारा मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। अभिमन्यु वहीं बेड पर लेटा रह गया। वो कुछ नहीं कर सकता था। तारा की वो चीखें और वो बगावत अभिमन्यु को सुकून देती थी, लेकिन तारा की ये खामोशी, ये रोबोट जैसा बर्ताव, ये अभिमन्यु के लिए मौत से भी बदतर सजा थी। वो लाचार डॉन अब अपने ही घर में उस लड़की के सामने बेबस था, जिसे वो अपना गुलाम बनाना चाहता था। साइकोलॉजिकल जंग का वो सबसे खौफनाक दौर अब शुरू हो चुका था, जहाँ चीखें नहीं बल्कि एक जानलेवा खामोशी शैतान का गुरूर तोड़ने वाली थी। 2 हफ्तों तक यही चलता रहा। अभिमन्यु सिंह, वह इंसान जिसकी एक दहाड़ से पूरा शहर कांपता था, वह आज अपने ही बिस्तर पर एक बेबस कैदी की तरह पड़ा था। उसके दोनों हाथों में भारी पट्टियां बंधी थी। वह खुद से एक गिलास पानी पी नहीं सकता था, लेकिन उसे अपने हाथों के दर्द से ज़्यादा उस सन्नाटे से नफरत हो रही थी जो इस कमरे में पसरा हुआ था। तारा एक मशीन की तरह अपना काम कर रही थी। वह सुबह ठीक 7 बजे कमरे में आती, उसे स्पर्श बात देती, उसके कपड़े बदलती, उसे नाश्ता करवाती और उसे दवाइयाँ देती, लेकिन इन सब के बीच वह एक शब्द भी नहीं बोलती थी। उसकी आंखें अभिमन्यु के चेहरे को देखती तो थी, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं होता था। वह ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे सामने कोई इंसान नहीं बल्कि लड़की का कोई बेजान पुतला रखा हो। अभिमन्यु उसे उसकाने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका था। वह जानबूझकर दवाइयाँ थूक देता ताकि तारा उस पर चिल्लाए। वह उसे ताने मारता, उसे गांव वालों की याद दिलाता, लेकिन तारा का चेहरा एक पत्थर की तरह सख्त रहता। वह बिना कुछ कहे शांति से फर्श साफ करती और नई दवा लाकर उसके मुंह में डाल देती। ये खामोशी अभिमन्यु को अंदर से खोखला कर रही थी। उसे तारा की वो नफरत चाहिए थी, वो गालियां चाहिए थी जो उसे जिंदा होने का एहसास दिलाती थी। इस रोबोटिक बर्ताव ने उस खूंखार डॉन का गुरूर चकनाचूर कर दिया था। आज 11वां दिन था। दोपहर का वक्त था। तारा एक कटोरे में सूप लेकर आई। उसने बिना कुछ कहे चम्मच में सूप लिया और अभिमन्यु के मुंह के पास रखा। अभिमन्यु उसे घूर रहा था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने सूप नहीं पिया। तारा वैसे ही चम्मच पकड़े खड़ी रही। मुझ पर चिल्लाओ, अभिमन्यु की खुरदरी और फटी हुई आवाज कमरे में सन्नाटे को चीरती हुई निकली। मुझे गालियां दो, लेकिन इस तरह एक लाश की तरह मुझे मत घूरो। तारा ने पलक तक नहीं झपकाई। उसने बस चम्मच को थोड़ा और आगे किया। अभिमन्यु के अंदर का वो सारा दबा हुआ लावा अचानक फट पड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पट्टियों में बंधे हाथ से सूप के उस कटोरे पर जोरदार वार किया। कटोरा दूर जाकर दीवार से टकराया और गर्म सूप पूरे फर्श पर बिखर गया। चीनी मिट्टी के टुकड़े चारों तरफ फैल गए। अभिमन्यु जोर जोर से हाँफ रहा था। उसे लगा कि अब तारा का सब्र टूटेगा, अब वह उस पर चीखेगी, लेकिन तारा ने सिर्फ एक लंबी सांस ली। उसने जमीन पर बिखरे उस कांच को देखा, मुड़ी और चुपचाप कमरे से बाहर जाकर एक झाड़ू और कपड़ा ले आई। वह बिना कोई एक्सप्रेशन दिए घुटनों के बल बैठकर उस कचरे को साफ करने लगी। ये नज़ारा अभिमन्यु के बर्दाश्त से बाहर था। उसका दिल किसी ने जैसे मुट्ठी में भींच लिया था। वह लड़की नहीं थी जिसने उसके बुलडोजर के सामने राइफल तान दी थी। यह एक जिंदा लाश थी जिसे अभिमन्यु ने अपने ही दोनों हाथों से मार दिया था। रुक जाओ। अभिमन्यु की आवाज़ में आज कोई हुक्म नहीं था, एक अजीब सी लाचारी थी। तारा ने उसे अनसुना कर दिया और कांच के टुकड़े समेटती रही। मैंने कहा रुक जाओ तारा। अभिमन्यु पागलों की तरह चीखा। वह बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगा, जिससे उसके हाथों में से फिर से खून गिरने लगा। मत करो ये सब। मुझे तुम्हारी ये हमदर्दी, तुम्हारी ये दया नहीं चाहिए। तुम मुझसे नफरत करती हो ना, तो दिखाओ वो नफरत। तारा ने कांच समेटा, डस्टबिन में डाला और अपने हाथ पोंछते हुए दरवाजे की तरफ मुड़ गई। तुम आज़ाद हो। अभिमन्यु के मुंह से निकले इन 3 शब्दों ने तारा के कदमों को वहीं दरवाजे पर रोक दिया। तारा ने धीरे से मुड़कर देखा। अभिमन्यु बिस्तर पर बैठा हाँफ रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा उतरा हुआ था और उसकी
खौफनाक आंखों में आज एक गहरी भयानक हार साफ नजर आ रही थी। उस शैतान ने हथियार डाल दिए थे। तुम जीत गई तारा, अभिमन्यु ने एक कड़वी और दर्दनाक मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हारी इस खामोशी ने मुझे जिंदा दफना दिया है। मुझे तुम्हारी चीखें चाहिए थी, लेकिन तुमने मुझे ये खौफनाक सन्नाटा दे दिया। मुझे अब और सजा मत दो। उसने गहरी सांस ली और नजरें घुमा ली। चली जाओ यहाँ से, अभिमन्यु ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। तुम आजाद हो। तुम्हारा कर्ज उतल गया। तुमने जितने दिन इस नर्क में काम किया है, अमन तुम्हारे अकाउंट में उसकी पूरी सैलरी और इस पेंट हाउस से बाहर जाने का रास्ता तुम्हें दे देगा। अब कभी मेरे आंखों के सामने मत आना। तारा वहीं खड़ी रही। उसे यही तो चाहिए था, आज़ादी, इस शैतान के चंगुल से हमेशा के लिए छुटकारा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक आखिरी बार उस टूटे हुए लाचार शैतान को देखा, दरवाज़ा खोला और पेंट हाउस से बाहर निकल गई। अभिमन्यु ने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी और उसका सिर पीछे तकिए पर गिर गया। मुंबई का किंग आज अपनी ही बिछाई हुई बिसात पर पूरी तरह हार चुका था। एक हफ्ता बाद तारा वापस अपनी उसी छोटी सी चाल में के कमरे में आ गई थी। उसके अकाउंट में एक बहुत बड़ी रकम आ चुकी थी जो अमन ने भेजी थी। तारा आज़ाद थी, वो जो चाहे कर सकती थी, लेकिन उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। वो गांव वालों का धोखा भूल चुकी थी। उसे अब वो शहर की भीड़ भी महसूस नहीं होती थी। उसे सिर्फ वो खौफनाक आंखें, वो पट्टियों में बंधे लहूलुहान हाथ और वो भारी आवाज़ याद आती थी। उसे उस शैतान से नफरत थी, लेकिन उस नफरत के बिना उसकी अपनी ज़िंदगी भी एकदम खाली और वीरान हो गई थी। आग के बिना हवा का क्या वजूद। तभी रात के करीब 2 बजे तारा के कमरे का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खटका। तारा घबरा उठी। इतनी रात गए, कौन हो सकता है? उसने सावधानी से दरवाजे की कुंडी खोली। दरवाज़ा खुलते ही सामने का नज़ारा देखकर तारा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सामने अमन खड़ा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके पीछे 2 बहुत ही खूंखार दिखने वाले हथियारबंद अंगरक्षक थे और उसके साथ एक सूट पहना हुआ आदमी था जिसके हाथ में एक बड़ा सा मेडिकल ब्रीफकेस था। लेकिन तारा की नज़रें उन पर नहीं, बल्कि बॉडीगार्ड्स के कंधों से के सहारे लटके हुए उस विशाल लहूलुहान शरीर पर थी। अभिमन्यु सिंह। अमन, ये तारा के मुंह से मुश्किल से आवाज़ निकली। बॉडीगार्ड ने तुरंत अभिमन्यु को अंदर लाकर तारा के उसी ज़मीन पर बिछे गद्दे पर लिटा दिया। अभिमन्यु पूरी तरह से बेहोश नहीं था, वह अर्ध बेहोशी में था। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। उसके हाथों की पट्टियों से पीला मवाद और गहरा खून गिर रहा था। उसका चेहरा कागज की तरह सफ़ेद पड़ गया था और वह दर्द में एक घायल शेर की तरह गुर्रा रहा था। अमन ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया। वह पूरी तरह से हाफ रहा था। उसके खुद के माथे से खून बह रहा था। ये सब क्या है अमन? तारा गुस्से और खौफ से पीछे हटी। इसे यहाँ क्यों लाए हो? ये शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी है। इसे किसी वीआईपी अस्पताल में लेकर जाओ। ये बस्ती है, यहाँ इसे क्यों मरने के लिए छोड़ रहे हो? हाँ, जानता हूँ, बॉस का एम्पायर ख़त्म नहीं हुआ है। अमन ने अपनी सांसें काबू करते हुए बहुत ही गंभीर और सख्त आवाज़ में कहा। वो आज भी मुंबई के किंग है, लेकिन जब किंग खुद अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार बैठ जाए तो गद्दारों को सिर उठाने का मौका मिल जाता है। अमन ने उस सूट वाले आदमी की तरफ इशारा किया। ये डॉक्टर सैन है, अंडरवर्ल्ड के सबसे बेहतरीन सर्जन। मेरे पास पैसों या डॉक्टर्स की कमी नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि बॉस किसी को अपने पास भटकने नहीं दे रहे हैं। तारा का माथा ठनका। क्या मतलब? तुम्हारे जाने के बाद बॉस ने खुद को उस पेंट हाउस में बंद कर लिया था। अमन की आवाज़ में एक हताशा थी। उन्होंने अपनी सारी निजी सिक्योरिटी हटा दी, अपने घावों का इलाज करवाने से मना कर दिया। उनके हाथों का इन्फेक्शन जैसे उनके खून में फैल गया है और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा हमारे दुश्मन देवराज ने उठाया। हमारे ही किसी गद्दार ने देवराज के गुंडों को पेंट हाउस के बारे में जानकारी दी। अमन ने एक गहरी सांस ली। गुंडों ने बॉस पर हमला किया।
हम वक्त पर पहुंच गए और उन्हें मार गिराया, लेकिन पेंट हाउस अब सुरक्षित नहीं है। हमें नहीं पता कि हमारी सुरक्षा टीम में अब कितने गद्दार हैं। मैं बॉस को किसी भी अस्पताल या अड्डे पर नहीं ले जा सकता था, क्योंकि वहां देवराज के लोग हमला कर सकते थे। पूरे शहर में ये एक लौती जगह है जिसके बारे में अंडरवर्ल्ड के किसी इंसान को कोई खबर नहीं है। तो डॉक्टर से कहो कि इनका इलाज करे, तारा ने चिल्लाते हुए कहा। वही तो दिक्कत है, डॉक्टर सैन ने अपना ब्रीफकेस खोलते हुए घबराई हुई आवाज में कहा। इनका संक्रमण बहुत फैल चुका है। मुझे इन्हें बेहोशी का इंजेक्शन देना होगा ताकि मैं इनके घावों को साफ कर सकूं, लेकिन ये किसी को खुद को छूने भी नहीं दे रहे। जैसे ही डॉक्टर सेन के एनेस्थीसिया का इंजेक्शन भरकर अभिमन्यु की तरफ हाथ बढ़ाया, अभिमन्यु, जो अब तक अर्ध बेहोशी में आंखें बंद किए पड़ा था, उसकी आंखें अचानक एक खूंखार जानवर की तरह खुली। उसकी आंखों में कोई होश नहीं था, सिर्फ एक हिंसक पागलपन था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अभिमन्यु ने अपने उसी गले सड़े लहूलुहान हाथ से डॉक्टर सेन का गला इतनी जोर से जकड़ लिया कि डॉक्टर के हाथ से इंजेक्शन जमीन पर गिर गया। दूर हटो, अभिमन्यु एक भूखे भेड़िए की तरह गुर्राया। उसकी आवाज बुखार और दर्द से कांप रही थी, लेकिन उसकी पकड़ में अभी भी मौत का खौफ था। जो मेरे पास आएगा मैं उसकी जान ले लूंगा। बॉडीगार्ड्स आगे बढ़े, लेकिन अमन ने उन्हें रोक दिया। अगर उन्होंने बॉस के साथ जोर जबरदस्ती की तो बॉस की नसें पूरी तरह फट सकती थी। यही कारण है कि मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ। तारा, अमन ने तारा की तरफ देखते हुए कहा। बुखार ने इनके दिमाग पर कब्जा कर लिया है। ये इस वक्त किसी को नहीं पहचान रहे, लेकिन मुझे पता है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही आवाज़ है जो इस शैतान के दिमाग को शांत कर सकती है। तारा भूत बनकर वो सब देख रही थी। जमीन पर पड़ा वो आदमी जो अपनी जान बचाने वाले डॉक्टर की ही जान लेने पर तुला था, वो कोई इंसान नहीं लग रहा था। वो सच में एक खूंखार पागल जानवर बन चुका था जिसने दुनिया से हार मान ली थी। तारा को उससे प्यार नहीं था, उसे हमदर्दी भी नहीं थी। तारा ने अपनी मुट्ठियां कसी और भारी कदमों से आगे बढ़ी। डॉक्टर, पीछे हटिए, तारा ने एक बहुत ही शांत लेकिन कपा देने वाली आवाज में आदेश दिया। तारा सीधे फर्श पर घुटनों के बल बैठी। उसने अभिमन्यु के उस खूंखार और लहूलुहान चेहरे को देखा। अभिमन्यु ने तारा की तरफ अपने लाल हिंसक आंखें घुमाई। उसने तारा को पहचानने से इनकार कर दिया। उसने अपना दूसरा लहूलुहान हाथ उठाया और तारा की गर्दन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तारा ने अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे हटने की कोशिश नहीं की। जैसे ही अभिमन्यु का हाथ तारा की गर्दन तक पहुंचा, तारा ने अपना हाथ उठाया और एक जोरदार तमाचा अभिमन्यु के गाल पर रसीद कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमन और डॉक्टर सेन की आंखें फटी की फटी रह गई। किसी ने आज तक मुंबई के किंग पर हाथ उठाने की कल्पना भी नहीं की थी। तमाचे की गूंज से अभिमन्यु का वो हिंसक हाथ हवा में ही रुक गया। उसकी आंखों का वो अंधापन 1 सेकंड के लिए टूट गया। तारा ने अपने दोनों हाथों से अभिमन्यु के ठंडे और पसीने से तर चेहरे को बहुत ही जोर से जकड़ लिया। उसके नाखून अभिमन्यु के गालों में गड़ रहे थे। आंखें खोलकर मुझे देखो, अभिमन्यु सिंह, तारा एक शेरनी की तरह फुसफुसाते हुए दहाड़ी। उसकी आवाज में वो ही पुरानी खौफनाक जिद और एक भयानक अधिकार था। मैं कोई कमजोर डॉक्टर या तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। मैं तारा हूँ और तुमने मुझे अभी तक नहीं हराया है। अभिमन्यु की वो कांपती हुई लाल आंखें धीरे धीरे तारा की आंखों पर फोकस होने लगी। तुम इतनी आसानी से मौत के गले नहीं लग सकते, तारा ने उसके चेहरे के बिल्कुल पास आकर कहा। तुमने मेरी जिंदगी नर्क की है ना? तुमने मुझे बर्बाद करने की कसम खाई थी ना? तो अब मौत से भी क्यों मांग रहे हो? देवराज जैसे 2 कौड़ी के गुंडों से हार मान रहे हो। तुम्हारी ये सांसें मेरी नफरत की गुलाम है और ये तुम्हें इस तरह एक कायर की तरह मरने की इजाजत कभी नहीं दूंगी। अभिमन्यु की सांसें जो आधी की तरह चल रही थी, वो तारा की आवाज सुनकर अचानक शांत होने लगी। उसका वो हिंसक पागलपन, वो गुरूर तारा की उन आंखों को देखकर पिघलने लगा। अभिमन्यु ने अपना कांपता हुआ खून से सना हाथ धीरे से तारा की कलाई पर रखा। इस बार उसने गला नहीं दबाया, बल्कि बहुत ही कमजोर और हार चुकी आवाज में कहा, तुम वापस आ गई? मैं कहीं नहीं गई थी, तारा ने बहुत ही ठंडे और अधिकार भरे स्वर में कहा।
उसने डॉक्टर सेन की तरफ बिना मुड़े इशारा किया। डॉक्टर, इन्हें इंजेक्शन लगाइए, ये आप कुछ नहीं करेंगे। डॉक्टर सेन ने कांपते हाथों से इंजेक्शन अभिमन्यु की नसों में उतार दिया। अभिमन्यु ने अपनी आंखें तारा के चेहरे से नहीं हटाई। दवा का असर होने लगा, उसकी पलकें भारी होने लगी, लेकिन बेहोश होने से ठीक पहले उस खूंखार शैतान ने तारा की कलाई को बहुत ही जोर से जकड़ा और एक नशीली जुनूनी आवाज में फुसफुसाया, अब अगर तुम मुझसे दूर हुई तो मैं इस दुनिया को राख कर दूंगा। और उसके साथ ही अभिमन्यु का सिर तारा की गोद में लुढ़क गया। वो पूरी तरह बेहोश हो चुका था। तारा वहीं जमीन पर बैठी रही, उसके कपड़ों पर अभिमन्यु का खून लग चुका था। उसने उस शैतान को मौत के मुंह से वापस खींच लिया था, प्यार से नहीं बल्कि उस खौफनाक जिद से जिसने उन दोनों को एक दूसरे को ऐसा जहरीला नशा बना दिया था जिसके बिना दोनों का वजूद ही खत्म होने लगा था।